नमस्कार, मेरा नाम है गौरव। द प्राइड एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज से हम शुरू करेंगे पॉलिटी या राज व्यवस्था। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम सीधे अपने टॉपिक राज व्यवस्था पर आते हैं। तो सबसे हम पहले राज व्यवस्था को ही समझते हैं। तो जब हम राज व्यवस्था शब्द को देखते हैं तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, राज और व्यवस्था, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है शासन करने के लिए आवश्यक व्यवस्था या शासन संबंधी व्यवस्था। इसे पॉलिटी कहते हैं अंग्रेजी में, और पॉलिटी वर्ड की उत्पत्ति ग्रीक के पॉलिस वर्ड से हुई है। प्राचीन यूनानी राज्यों को, जो प्राचीन यूनान में बड़े नगर राज्य थे, उन्हें पॉलिस कहा जाता था, जहाँ से स्टेट की उत्पत्ति मानी जाती है, स्टेट या राज्य की उत्पत्ति मानी जाती है। तो राज व्यवस्था में सबसे पहले हम समझते हैं कि राज्य का जन्म कैसे हुआ, राज्य कैसे बना, क्योंकि राज्य ही वह क्षेत्र है जहाँ पे राज व्यवस्था लागू होती है। क्योंकि भाई शासन कहाँ करेंगे, राज्य में ही करेंगे। तो सबसे पहले हमको राज्य समझना होगा। तो चलिए राज्य पर हम आते हैं। जो राज्य का विकास हुआ है वो एक दिन में नहीं हुआ है। जैसे कि हम जानते हैं कि मानव विकास एक दिन का खेल नहीं है, मानव का एक क्रमिक विकास हुआ है। धीरे धीरे मानव ने अपना विकास या डेवलपमेंट किया है। जैसे कि हम जानते हैं कि मानव शुरू में कैसा था, मानव शुरू में पशु था, बंदर था। कह सकते हैं कि मानव का विकास बंदरों से हुआ है। एक विशेष प्रकार के वानर थे जिन्हें प्राइमेट्स वानर कहते हैं, वहाँ से मानव का जन्म माना जाता है। फिर धीरे धीरे जब मानव, आप देखेंगे, पुरा पाषाण काल में पहुँचता है, तो पुरा पाषाण काल की जो अंतिम अवस्था थी, जिसे उच्च पुरा पाषाण कहते हैं, अपर पैलियोलिथिक पीरियड, वहाँ पे मानव को ज्ञान या सद्बुद्धि या विवेक की प्राप्ति होती है। तो मानव का विकास होमोसेपियंस के रूप में उच्च पुरापाषाण काल में होता है। अब मानव होमोसेपियंस बना तो उसके पास विवेक आ गया, बुद्धि आ गई, या ज्ञानी मानव को ही होमोसेपियंस कहा जाता है। अब जब मानव के पास विवेक आ गया तो धीरे धीरे देखेंगे कि वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। अब क्या होगा, नवीन खोजें प्रारंभ होंगी, मानव कुछ नई नई हरकतें करना प्रारंभ करेगा। तो आगे जब हम जाते हैं मध्य पाषाण काल या मेसोलिथिक पीरियड, तो जो मेसोलिथिक पीरियड है उसमें मानव ने पशुपालन की शुरुआत कर दी। पशुपालन में आप देखेंगे कि मानव ने सबसे पहले कुत्ते को पालतू जानवर के रूप में बनाया। उसके बाद आप देखेंगे कि जब हम नवपाषाण काल या नियोलिथिक पीरियड में पहुंचते हैं तो मानव ने कृषि की शुरुआत कर दी। मतलब अब धीरे धीरे देखिए, मानव पहले जानवर है, बंदर है, फिर धीरे धीरे उसके पास बुद्धि आ रही है, और विवेक आने के कई सारे कारण थे। उसके भौगोलिक कारण थे, शारीरिक कारण थे, और फिर उसके बाद आप देखेंगे कि जब वो उसके पास विवेक आ गया तो विवेक का इस्तेमाल करना प्रारंभ कर दिया। नवीन नवीन खोजें होनी प्रारंभ हो गई। तो आप देखेंगे कि आग की खोज हो जाती है। मानव आग के बारे में जानता है पुरा पाषाण काल में, उसका प्रयोग वो नव पाषाण काल में करेगा, लेकिन खोज आपके पुरा पाषाण काल में हो जा रही है। फिर जब मध्य पाषाण काल में जाता है तो मानव पशुपालन करना शुरू कर देता है। फिर नव पाषाण काल में जाते ही मानव कृषि करना शुरू कर देता है। अब मानव ने नव पाषाण काल में या नियोलिथिक पीरियड में कृषि की शुरुआत की। तो जैसे हम सभी जानते हैं कि कृषि किसी एक व्यक्ति के बस की बात तो नहीं होती है। कृषि करने के लिए कुछ लोगों का समूह चाहिए होता है, और साथ ही साथ उस पूरी कृषि को पैदावार के रूप में पूरा साइकिल, एक लंबा साइकिल चलाना पड़ता है। एक फसल चक्र होती है। कह सकते हैं कि कृषि कार्य एक लंबे समय की एक अवधि होती है, चाहे वो 2 महीने या 4 महीने, 6 महीने की एक फसल चक्र होती है, जिसके बाद हमको प्राप्त होता है अनाज या खाद्यान्न प्राप्त होता है। तो अब आपने देखा कि अब जो मानव पुरा पाषाण काल में या जब जानवर था तो घुमंतू था, वही मानव धीरे धीरे नव पाषाण काल आते आते एक समूह में रहने लगा और स्थायी जीवन व्यतीत करने लगा। आप सभी जानते हैं कि प्राचीन मानव कैसा था भाई, घुमंतू टाइप का था। एक जगह पे रुकता, फिर वहाँ पे मांस भक्षण करता, आसपास की चीज़ों को खाता, फिर जब वहाँ पे समाप्ति हो जाती तो वो दूसरी जगह पलायन कर लेता।
वो मुख्य रूप से कैसा था, आखेटक था, शिकारी था। वो धीरे धीरे आप देखेंगे कि मानव के पास जब विवेक आता है तो वो समूह के रूप में रहना प्रारंभ करेंगे। कृषि की शुरुआत, और कृषि की शुरुआत के साथ साथ समूह का निर्माण, समूह के साथ साथ अब वो एक जगह पे स्थायी जीवन भी व्यतीत करना शुरू करेंगे, क्योंकि भाई फसल चक्र पूरा होने में समय लगेगा, एक फसल को पूरा उगने में समय लगता है। तो अब धीरे धीरे मानव सामाजिक प्राणी बनता चला गया। जो मानव घुमंतु था वो नवपाषाण काल आते आते एक सामाजिक प्राणी बन गया, मतलब अब वो स्थायी जीवन व्यतीत करने लगा और एक समूह में रहने लगा। आगे समझते हैं जब मानव समूह में रहने लगा और स्थायी जीवन व्यतीत करने लगा, तो आप जानिए कि मानव स्वभाव अभी वो उभरा है, अभी धीरे धीरे वो जानवरी प्रवृत्ति का है, अभी नया नया विवेक आया है। तो जब भी समूह में व्यक्ति होते हैं तो द्वंद्व आपस में स्टार्ट होते हैं, प्रारंभ हो जाते हैं। कहीं भी आप देखेंगे जहाँ पे 10 लोग साथ में रह रहे हैं तो वहाँ कुछ न कुछ मतभेद या आपसी कलह प्रारंभ हो जाती है। अभी चूँकि मानव धीरे धीरे सामाजिक हुआ है, लेकिन उसमें जानवरी प्रवृत्ति अब विद्यमान है। आज का भी मानव देखें अगर हम, तो उत्तराधिकार के लिए जंग चलती रहती है, कहीं अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए जंग चल रही है, ये तो सामान्य सी बात है। और चूँकि उस समय तक मानव भी नया नया सामाजिक हुआ है, तो देखेंगे कि जैसे ही समूह में लोग रहने लगे, वहाँ पे क्या होने लगा, वहाँ पे द्वंद्व फैलने लगा, वहाँ पे एक संघर्ष प्रारंभ हो गया। और वो संघर्ष कैसा था, वो था जो बलशाली है, जो शक्तिशाली है, वो अपने से छोटे को क्या कर रहा है, उसके अधिकारों को छीन रहा है। भाई पता चला कि कोई बेचारा कमज़ोर व्यक्ति है, इसने फसल उगाई, उसके बाद जब फसल प्राप्त करने की बारी आई तो कोई एक ताकतवर आया, उससे छीन लिया। भाई किसी ने जाकर शिकार किया और शिकार करने के बाद कोई थर्ड पर्सन आ रहा है जो कि उससे शक्तिशाली है, वो उसे छीन ले रहा है। तो एक तरह से देखेंगे कि वहाँ पे संघर्ष का जन्म हो गया। अब जब संघर्ष का जन्म हुआ तो आप देखेंगे एक जंगल राज जैसा माहौल व्याप्त हो गया। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट वाली थ्योरी वहाँ पे लागू हो गई। जो ज़्यादा ताकतवर है वो उसी की प्रभुसत्ता है, वही सर्वश्रेष्ठ है, और वो अपने से छोटे को क्या कर रहा है, उसको नुकसान पहुँचा रहा है, उसके अधिकारों का हनन कर रहा है। तो अब पूरे समाज में आप देखेंगे कि जो छोटे हैं या समाज का एक वर्ग लगातार इस डर में जी रहा है कि भाई कल को कोई बड़ा आकर उसको मार सकता है, उसके भोजन को छीन सकता है, उसके जीवन को खतरा महसूस हो रहा है। समझिए। तो अब आप देखेंगे कि जैसे जैसे मानव शुरुआत में सामाजिक हुआ तो साथ ही साथ वर्ग संघर्ष प्रारंभ होने लगे और वहाँ पे जंगल राज की अवधारणा व्याप्त हो गई। वही कहते हैं ना कि जैसे समुद्र में बड़ी मछली छोटी मछली को खा लेती है, वही हाल शुरू में मानव के साथ हुआ। अब धीरे धीरे क्या हुआ, चूँकि आप देखेंगे कि इसी समय तक मानव के पास विवेक आ गया है। अब विवेक आ गया है तो समाज के एक वर्ग ने सोचा कि भाई अगर हम लगातार इसी तरह वर्ग संघर्ष करते रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारा विकास अवरुद्ध हो जाएगा। हमारा पूरा ध्यान इसी पे लगा रहेगा कि भाई बाहर निकलें और कोई आकर हमको मार ना दे, मतलब जीवन रक्षा में और भोजन रक्षा में ही हम अटके रह जाएंगे। तो धीरे धीरे मानव को समझ में आया कि अगर हमको आगे बढ़ना है तो समाज में एक शांति की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है। अब शांति स्थापित करने की व्यवस्था की आवश्यकता महसूस हुई, शांति की आवश्यकता महसूस हुई। अब शांति स्थापित कौन करेगा? आप देखेंगे समाज में शांति की स्थापना कौन करता है? शांति की स्थापना वही कर सकता है जो शक्तिशाली हो। भाई कमज़ोर की बात कौन मानेगा? भाई आप देखेंगे समाज में अगर कोई कमज़ोर तबका है, वो अपने से बड़े या शक्तिशाली वर्ग कह रहा है कि भाई ये काम आप मत करिए, जाहिर सी बात है कि जो उससे ज़्यादा मजबूत है उसकी बात क्यों मानेगा? हम किसकी बात मानते हैं? हम उसी की बात मानते हैं जो हमसे ज़्यादा ताकतवर है, जिससे हमको लगता है कि भाई हम इससे नहीं जी सकते हैं, हम उनकी बात मान लेते हैं। भाई जैसे घरों में क्या होता है, छोटे बच्चे दिन भर लड़ाई करते हैं, आपस में लड़ाई कर रहे हैं। भाई 4-5 बच्चे हैं, आपस में लड़े भिड़े पड़े हैं, किसी ने मुंह तोड़ दिया है, किसी की आँख में किसी ने पेंसिल डाल दिया है। लेकिन जैसे ही शाम को पता चलता है कि पापा आने वाले हैं, सभी एक जगह आकर क्या करते हैं, बैठ जाते हैं। भाई क्या है वहाँ पे डर, क्या है कि पापा के पास शक्ति है, पापा आएंगे तो 2-4 थप्पड़ मार सकते हैं, पापा के पास बल है, पापा के पास क्या है, सबको नियंत्रित करने वाली पावर है। तो इसलिए बच्चे क्या है, शांत हो जा रहे हैं। उसी तरह समाज में शांति की स्थापना कौन करेगा? जो शक्तिशाली होगा। तो क्या किया गया कि समाज के लोगों ने कुछ लोगों का चुनाव किया।
कि भाई आप क्या हैं, आपको हम चुनते हैं और आपका काम क्या होगा कि समाज में शांति की स्थापना करना। तो उन्होंने कुछ लोगों को चुना। अब कुछ लोग चुन लिए गए, लेकिन जैसे कि हम कह सकते हैं कि अगर क्लास में किसी को हमने मॉनिटर बनाया, आप जानते होंगे क्लास में पहले मॉनिटर बनते थे, छोटे बच्चे होते हैं। मॉनिटर क्या करता है कि अगर टीचर नहीं है तो क्लास में बच्चे बोले ना या कोई उद्दंडता न मचाए, तब तक वो क्लास की देख रेख करता है। अब अगर सोचिए कि क्लास का मॉनिटर बना दिया गया और उसको कह दिया गया कि आप देखिए कि इस क्लास में कोई कुछ उद्दंडता ना करे, लेकिन उसे कोई पावर्स ना दी गई, मतलब उसको बस बना दिया गया है और कोई टीचर उसकी बात नहीं मानेगा। मतलब अगर वो टीचर को जाकर बताएगा भी कि ये लोग उद्दंडता कर रहे थे तो टीचर कोई उस पर रिएक्शन नहीं करेगा। तो जाहिर सी बात है, क्या बच्चे उसकी बात मानेंगे? नहीं मानेंगे, क्योंकि मॉनिटर केवल बनाने मात्र से लोग उसकी बात नहीं मानेंगे। जब तक उसे कुछ शक्तियाँ ना दी जाएँ, जब तक उसे कुछ पावर्स ना दी जाएँ, भाई कि हम तुम्हारा नाम नोट कर लेंगे और जाकर प्रिंसिपल से बता देंगे और प्रिंसिपल आएगा आपको दंडित करेगा, तो मतलब क्या है कि उसके पास कुछ पावर्स होनी चाहिए जिससे सामने वाला डरे। तो उसी प्रकार से हमने क्या किया कि कुछ लोगों को चुना। अब उनका चुनाव ही केवल शांति की स्थापना के लिए पर्याप्त नहीं था, उनको चाहिए थी कुछ शक्तियाँ। वो शक्तियाँ क्या हैं? वही शक्तियाँ राज्य में संप्रभुता के रूप में। तो अब धीरे धीरे समझते हैं कि राज्य कैसे बना। राज्य में सबसे पहले हमने देखा कि मानव स्थायी जीवन व्यतीत करने लगा, एक जगह पे भूभाग पे रहने लगा और उस भूभाग पे एक मानव समूह रहने लगा। मतलब मानव का एक समूह एक निश्चित भूभाग में रहने लगा। अब उस भूभाग में क्या हुआ? संघर्ष प्रारंभ हुआ। संघर्ष के बाद शांति की स्थापना के लिए कुछ लोगों का चुनाव किया गया, जिनको हम सरकार कह सकते हैं। अब ये सरकार अगर शक्ति संपन्न नहीं है या इसके पास कोई पावर्स नहीं है तो भी ये शांति की स्थापना नहीं कर सकती, इसे चाहिए कुछ शक्तियाँ। तो अब इस सरकार को कुछ शक्तियाँ मिलती हैं जिसे हम संप्रभुता कहते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि राज्य 4 चीज़ों से मिलकर बना है: भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता, जिसमें सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है, लोगों द्वारा चुनी जाती है तथा राज्य का प्रतिनिधित्व करती है। क्योंकि राज्य तो कहीं दिखता नहीं है भाई। जब हम भारत की बात करते हैं, अगर भारत को हम कहते हैं कि भारत एक राज्य है, तो उसके अंतर्गत उसका भूभाग भी आता है, वहाँ के लोग भी आते हैं, वहाँ की सरकार भी आती है और साथ ही साथ उसकी संप्रभु शक्तियाँ भी आती हैं। तो राज्य कहीं दिखता नहीं है, बल्कि उसका प्रतिनिधित्व सरकार करती है। साथ ही साथ संप्रभुता का अर्थ होता है कि कोई भी देश अपने बाह्य तथा आंतरिक मामलों में पूरी तरह से स्वतंत्र है। मतलब कि संप्रभुता वह शक्ति है जो किसी राज्य को अपने नियम कानून बनाने तथा उन्हें लागू करने का अधिकार देती है। ये अधिकार बाह्य हस्तक्षेप से मुक्त है। कोई भी बाहरी देश इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। जैसे भारत आज़ादी के बाद एक संप्रभु देश बना, एक सॉवरेन कंट्री बना, जिसका अर्थ हुआ कि भारत अब अपने नियम कानून खुद बनाएगा, उस पर कोई बाह्य हस्तक्षेप नहीं होगा। अब ब्रिटिशर्स या कोई अन्य देश इस पर कोई दबाव नहीं डाल सकते हैं। वो अपनी नीतियाँ अपने अनुसार बनाएगा, वो अपने शासन व्यवस्था को अपने नियमों और कानूनों से चलाएगा। इसी को बोलते हैं संप्रभुता। अतः हम राज्य की परिभाषा के रूप में कह सकते हैं कि राज्य वह अमूर्त संस्था है जो समाज में सामाजिक संघर्षों के समाधान के लिए तथा शांति की स्थापना के लिए बनाई गई है। इस तरह से हम राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राज्य के स्वरूप का अध्ययन करते हैं, साथ ही साथ राज्य में सरकार की संरचना का भी अध्ययन करते हैं। राज्य में शक्तियों का बंटवारा किस प्रकार से होगा, इसका भी हम अध्ययन करते हैं। लोगों के अधिकार कैसे होंगे, जनता द्वारा सरकार का चुनाव किस प्रकार से किया जाएगा, इस तरह के तमाम शासन संबंधी विधियों प्रक्रियाओं का अध्ययन हम राज्य व्यवस्था के अंतर्गत